प्राप्त भविष्य निधियों के मामले में 1 अप्रैल 2016 के पश्चात किए गए अंशदानों में सृजित निधियों के संबंध में भी 40% के कर मुक्त होने का वही मानदंड लागू होगा। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगियों की मृत्यु के पश्चात उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मिलने वाली वार्षिक निधि तीनों मामलों में कर योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त हम कर छूट का लाभ लेने के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य और अधिवार्षिकता निधियों में नियोक्ता के अंशदान की मौद्रिक सीमा 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई गई वार्षिकी सेवाओं और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई सेवाओं की सेवा से छूट कर का प्रस्ताव करता हूं। मैं कुछ मामलों में एकल प्रीमियम वार्षिकी पॉलिसियों के अदा के लिए प्रीमियम पर सेवा कर 3.5% से घटाकर 1.4% करने का प्रस्ताव भी करता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना समयबद्ध तरीके से सभी और विशेषकर गरीबों की आवासीय जरूरतों का समाधान करने के लिए सरकार के आश्वासन का साकार रूप है। मकानों का निर्माण रोजगार के प्रचुर अवसर भी सृजित करता है। आवास क्षेत्र में कार्यकलाप बढ़ाने के लिए मैं जून 2016 से मार्च 2019 तक अनुमोदित किए जाने वाले और अनुमोदन के 3 वर्ष के भीतर 4 मेट्रो शहरों में निर्मित किए जाने वाले 30 वर्ग मीटर के फ्लैटों और अन्य शहरों में 60 वर्ग मीटर तक के फ्लैटों हेतु आवास निर्माण परियोजनाओं शुरू करने वाले उपक्रमों को लाभों से 100% कटौती देने का प्रस्ताव करता हूं। पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए मैं अगले वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत 35 लाख रुपए तक के ऋणों हेतु 50,000 रुपए प्रतिवर्ष के अतिरिक्त ब्याज के लिए कटौती देने का प्रस्ताव करता हूं, बशर्ते कि मकान की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा न हो। आवास निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरा प्रस्ताव स्थावर संपदा निवेश न्यासों में निवेश करना सुसाध्य बनाना है। मेरा प्रस्ताव है कि स्थावर संपदा निवेश न्यास और विशिष्ट शेयरधारिता वाले INVIT की विशेष प्रयोजन साधन की आय से किए जाने वाले किसी वितरण के लाभांश वितरण कर के अध्याधीन नहीं होंगे। सरकारी निजी भागीदारी वाली स्कीमों सहित केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी स्कीम के तहत 60 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र में सस्ते मकानों के निर्माण को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव है। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्माण स्थल पर विनिर्मित कंक्रीट मिश्रण के लिए इस समय उपलब्ध उत्पाद शुल्क छूट को तैयार मिश्रित कंक्रीट के लिए भी दिया जाए। कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वच्छ पर्यावरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना। लाभांश वितरण कर DDT समान रूप से सभी निवेशकों पर लागू होता है, चाहे उसकी आय का स्तर कुछ भी क्यों न हो। इसे करों और निष्पक्षता और प्रगामी प्रकृति को विकृत करने के रूप में देखा जाता है। अपेक्षाकृत उच्च आय वाले व्यक्ति उच्च कर लागत वहन कर सकते हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश वितरण कर के अलावा प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से अधिक लाभांश प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं अर्थात व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और फर्मों के लाभांश की सकल राशि के 10% की दर से देना होगा। मैं कंपनियों, फर्मों और सहकारी समितियों को छोड़कर 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर अधिभार 12% से बढ़ाकर 15% करने का भी प्रस्ताव करता हूं। मैं 10 लाख रुपए से अधिक की लग्जरी कारों की खरीद पर और 2 लाख रुपए से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की नगद खरीद पर 1% की दर से स्रोत पर कर संग्रह करने का भी प्रस्ताव करता हूं। संसाधन संपन्न अनुपालक करदाताओं के लिए इस लेवी से न केवल व्यय किए जाने के समय कर संग्रहण बढ़ेगा, बल्कि यह ऐसा व्यय करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कर प्राधिकारों को आंकड़े प्रदान करता है जो कराधान में शामिल नहीं भी हो सकते हैं। किसानों और अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों को ऐसे प्रपत्र देने का विकल्प प्राप्त होगा जिसके द्वारा स्रोत कर संग्रहण प्रसारित नहीं किए जाएगा। विकल्पों के मामले में प्रतिभूति लेनदेन कर की दर 0.01% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव है। भारत में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को होने वाले आय
पर कर लगाने के लिए यह प्रस्ताव है कि अनिवासी को भुगतान करने वाला व्यक्ति जिसके स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है और वर्ष में कुल 1 लाख रुपए से अधिक ऑनलाइन विज्ञापन हेतु प्रतिफल के रूप में देता है, वह समकरण लेवी के रूप में भुगतान की गई सकल राशि के 6% के दर से कर रोक सकेगा। मैं सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5% की दर से कृषि कल्याण उपकर नामक उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे कुछ प्राप्तियों का उपयोग विशिष्ट रूप से कृषि सुधार और किसान कल्याण से संबंधित कार्यकलापों के वित्त पोषण के लिए प्रयुक्त होगा। यह उपकर 1 जून 2016 से लागू होगा। भारतीय शहरों में प्रदूषण और यातायात की स्थिति एक चिंता का सबब है। मैं पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी की छोटी कारों पर 1%, कतिपय क्षमता वाली डीजल कारों पर 2.5% और अधिक इंजन क्षमता वाले अन्य वाहनों और एसयूवी पर 4% अवसंरचना उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खासकर जो पर्यावरण संबंध में जो छूट दिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी मैं चाह रहा हूं कि ये कार्य जारी रहे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि 1% या निविष्टिक कर क्रेडिट के साथ 12.5% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं, खासकर आभूषण और वस्तुओं से जुड़े हुए आभूषणों से इतर चांदी के आभूषण को छोड़कर, जिस पर अधिक छूट और अर्हता सीमा क्रमशः 6 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए होगी। नए करदाताओं को किसी कठिनाई के बिना इस लेवी का अनुपालन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। मैं 1000 रुपए के खुदरा बिक्री मूल्य और इससे अधिक के ब्रांडेड तैयार परिधानों और कपड़ों से बनी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को निविष्ट कर क्रेडिट के बगैर 0 या निविष्ट कर क्रेडिट के साथ 6% से बदल कर निविष्ट कर क्रेडिट के बगैर 2% या निविष्टिक कर के साथ 12.5% करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाए गए स्वच्छ ऊर्जा उपकर को स्वच्छ पर्यावरण उपकर का नया नाम देने के और इसके साथ ही इसकी दर 200 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति टन करने का प्रस्ताव करता हूं। तंबाकू और तंबाकू उत्पादों की खपत को हतोत्साहित करने के लिए मैं बीड़ी को छोड़कर विभिन्न तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगभग 10% से 15% बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं वित्त अधिनियम 1994 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का उपयोग करने और बाद में सेवा को हस्तांतरित करने के अधिकार की घोषणा सरकार द्वारा की जा सके, जिससे स्पष्ट किया जा सके कि स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार का समुन्नेशन ऐसी सेवा जिस पर सेवा कर लगाया जा सकता है या अमूर्त वस्तुओं की बिक्री नहीं है। महोदया, हम मुकदमेबाजी से दूर रहने के दृष्टिकोण से कम करों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार से जहां अनुपालक करदाता विभाग से सहायक संपर्क की आशा कर सकते हैं, वहीं कर वंचन से सख्ती से निपटा जाएगा। कर वंचन का पता लगाने के लिए कर विभाग की क्षमता बढ़ी है, क्योंकि सूचना प्राप्त करने की क्षमता और ऐसी सूचना का प्रक्रियान्वयन करने के लिए प्रौद्योगिकी चालित विश्लेषणात्मक साधनों की उपलब्धता में सुधार हुआ है। मैं पूर्ववर्ती कर अनुपालन न करने वालों को कर अनुपालकों की श्रेणी में शामिल होने का सुअवसर देना चाहता हूं। मैं घरेलू करदाताओं हेतु सीमित अवधि अनुपालन विंडो का प्रस्ताव करता हूं, ताकि वे अघोषित आय या किसी अस्थि के रूप में प्रस्तुत आय की घोषणा करने और 30% की दर से कर एवं 7.5% की दर से अधिभार तथा 7.5% की दर से शास्ति, जो अघोषित आय का कुल 45% बैठता है, का भुगतान करके अपने पहले के कर अतिक्रमण का निपटान कर लें। आयकर अधिनियम अथवा संपत्ति पर अधिनियम के तहत इन विवरणों से में घोषित आय के संबंध में कोई छानबीन अथवा जांच नहीं होगी तथा घोषणाकर्ता अभियोजन से मुक्त होगा। कतिपय शर्तों के अधीन बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 में भी छूट देने का प्रस्ताव है। अघोषित आय पर 7.5% की दर पर लगाए गए अधिभार को कृषि कल्याण अधिभार कहा जाएगा और इसे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी 1 जून से 30 सितंबर 2016 तक चलने वाली इस आय प्रकटन योजना के तहत घोषणा के 2 माह के भीतर देय राशि आदि करने का विकल्प के साथ नए विंडो खोलने की योजना है।
हमारी सरकार अर्थव्यवस्था से काला धन निकालने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। छिपाई गई आय को एक बार घोषित करने का अवसर देकर हम फिर काला धन रखने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए अपने समस्त संसाधन लगा देंगे। मुकदमेबाजी किसी करानुकूल प्रणाली के लिए अनिष्टकारी होती है और करदाताओं की अनुपालन लागत और सरकार की प्रशासनिक लागत बढ़ाने के अलावा अविश्वास का माहौल सृजित